हेलो एवरीवन, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है विद्यालय में शिक्षण अधिगम पर्यावरण ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम शिक्षण अभियोग्यता या अभिक्षमता भी कह सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न आपको जो है बीएड और डीएलएड एंट्रेंस में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में हम अगर अपना योगदान करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जो है हमारी क्या होती है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है वो बोर्ड क्या लेती है, टेस्ट लेती है, ठीक है। तो चलते हैं, तो जैसे कि डीएलएड बोर्ड डिसाइड करती है और बीएड के लिए जो है ये यूनिवर्सिटी आपके जो है डिसाइड करते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जिसमें कि हम विद्यालय में शिक्षण अधिगम और पर्यावरण की बात करते हैं, तो आपको यहाँ ये देखने हैं कि विद्यालय में जो टीचिंग का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, लर्निंग बेस्ड कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो है हमारे सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए। भाई का तैयार एकदम करना चाहिए एक टीचर को, गलत। फिर है कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं, रेगुलर तैयार करना चाहिए, रोजाना तैयार करना चाहिए। समझ में आ गई? फिर है तीसरा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बिल्कुल सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक टीचर को हमेशा एक्टिव हो करके ये क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए शैक्षिक योजना को, ठीक है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो जहां रहे हतोत्साहित वहां उसको नेगेटिव मान लीजिए भाई, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, ठीक है। पठन वैफल्य हम जिसको कि कहते हैं, पठन मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, जिसको कि हम रीडिंग डिसेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रीडिंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो एबिलिटी यानी कि विकार, ठीक है, जिसे कि हम क्या कहेंगे, अक्षमता कहेंगे। तो ये जो रीडिंग एबिलिटी है, तो इसको क्या न्यून अवधान विकार कहेंगे। तो यहाँ ध्यान केंद्रिता से बात होती है, जिसको कि हम एडीएचडी कहते हैं, ठीक है। तो ये एडीएचडी से रिलेटेड है, तो यहाँ तो आपका नहीं होगा। चलिए, उसके बाद यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिस एबिलिटी, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, यानी कि ध्यान केंद्रिता वाली बात है यहाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा पठन वैफल्य यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी की भाई, कि बच्चा क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में अपने आप को क्या समझेगा, असक्षम समझेगा, ठीक है। दूसरा है अपसारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो देखिए, अपसारी चिंतन वाले जो बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं भाई, और उसमें पढ़ने में धारा प्रवाहिता होती है। तो लेकिन यह पठन वैफल्य है, तो अपसारी बच्चा तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इनमें किसी भी प्रकार की यानी धारा प्रवाह जब पढ़ सकता है तो पठन वैफल्य की बात ही नहीं होगी। तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। बिल्कुल बच्चे, ये है पठन वैफल्य, ठीक है, यानी कि बच्चे जो है लटक लटक के जब पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं पठन वैफल्य, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, यानी एक ही जैसा एक्टिविटी वर्क को क्या करेंगे, बार बार रिपीटेशन पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका नहीं होगा, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि मंदित मना बालकों की शिक्षा
हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ठीक है, तो मंदित मना आप समझिए, यानी कि मंदित मना का मतलब होता है कि जो मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मानसिक मंद बालकों को हम क्या कहते हैं, मंदित मना कहते हैं। और यहाँ पर हम बच्चे ये जानेंगे कि मंदित मना बच्चा को जो होता है, यानी कि कहिए कि व्यक्तिगत जो अनुदेशन की बात होती है, ये करने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मंदित मना बच्चा को जो है शिक्षा हेतु कौन सा उपागम जो है उपयुक्त होगा, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या क्या उपयुक्त होंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि व्यक्तिगत अनुदेशन जब हम करेंगे, यानी कि पर्सनल इंस्ट्रक्शंस जब हम नहीं देंगे, तब तक वो मतलब कि उपयुक्त जो है होगा। ठीक है, तो पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना होगा उनके अकॉर्डिंग। चलिए फिर है त्वरण उपागम। त्वरण उपागम होता है, त्वरण का मतलब होता है कि जब आप किसी भी क्रियाशील को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, यानी गतिशीलता पर क्या करते हैं, आधारित करते हैं, तो ये होता है त्वरण उपागम। उपागम मतलब कि आपके विभिन्न प्रकार के कार्य करने के जो साधन होते हैं, तरीके होते हैं, अलग अलग विधियां जो होते हैं, ये सारे उपागम में आते हैं। तो भाई बंधित बच्चा जो है त्वरित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद संवर्धन भी नहीं कर पाते हैं। संवर्धन यानी कि ये विकास और वृद्धि के सेंस में होता है, बढ़ोतरी के सेंस में होता है, तो मंदित मना बच्चा ये संवर्धन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु व्यक्तिगत अनुदेशन अगर हम देंगे तो ये मतलब कि ज्यादा क्या माना जाएगा, उपयुक्त माना जाएगा। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो शिक्षा तो बिल्कुल है, शिक्षा इसलिए हम लोग प्राप्त करते हैं ताकि क्या हो सके, लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, यानी कि सीखना यानी कि जिसे हम अधिगम कहते हैं, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि चेंजिंग ऑफ बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। ठीक है, व्यवहारों में उत्तरोत्तर परिवर्तन का नाम ही क्या है, यानी अधिगम है, यानी सीखना है बच्चे। ठीक है, तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे व्यवहार बिहेवियर क्या होते हैं, बिहेवियर प्रोसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है, लेकिन क्वेश्चन हमें नेगेटिव बच्चे देखने हैं। ठीक है, तो ये सही विकास मतलब कि कथन तो ये सब सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल, यानी कि ग्रोथ जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि वृद्धि उन्हीं का होता है जिनमें कि क्या होते हैं, जीव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए निर्जीव की वृद्धि नहीं होती है भाई, ये नॉन लिविंग के जो है ग्रोथ नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ये एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास जो है वो क्या है कि कई पक्षों में होता है, जैसे कि हमारा विकास जो है शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। ठीक है, बहुत सारे विकास होते हैं बच्चे। तो इसलिए क्या होते हैं वो मल्टीपल वे में, यानी कि जितना हम क्या करेंगे लर्निंग पे डिपेंड रहेंगे उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, गुणात्मक रूप से डेवलपमेंट होगा। तो ये मात्रा नहीं होता है कि नहीं इतना मात्रा ही विकास होगा, नहीं। ठीक है, तो ये गुणात्मक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है क्या है, यानी कि राइट आंसर यहाँ होगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ देखे आप ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चन तो है, तो इसलिए हमें आंसर भी क्या देखने हैं, नेगेटिव देखने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि आपको हर मतलब कि सेट का जो है क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 देख रहे हैं। तो कह रहा है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में कोई बच्चे की जो मतलब कि योग्यता होती है, यानी एलिजिबिलिटी जो होती है, ठीक है, और उनकी जो स्पेशल कैपेसिटी होती है, तो इनको क्या कहते हैं, रुचि यानी इंटरेस्ट कहते हैं, मूल्य यानी वैल्यू कहते हैं, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कहते हैं,
या फिर अभिक्षमता कैपेसिटी कहते हैं या एटीट्यूड बोलते हैं, बताया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पहले सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है बच्चे, क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये थोड़ी से आपको क्या करेंगे, भरमाएंगे, कंफ्यूज करेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी परेशान नहीं होनी है भाई। ठीक है, तो कह रहा है कि बालक का स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल जो एबिलिटी एलिजिबिलिटी होती है और स्पेशल जो उसकी कैपेसिटी होती है, तो उसको कहते हैं हम क्या, अभिक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये अभिक्षमता में क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, समाहित होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको किसी मतलब कि विषय वस्तु में क्या होगा, यानी इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट होगा तो भाई वो वैल्यू आप में दिख रहा होगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने आप में क्या है नॉलेज है, और उससे आपकी वैल्यू का पता चलेगा। ठीक है, और आपने ये इंटरेस्ट जो मतलब कि लिया वो किससे, मतलब कि मोटिवेशन के आधार पे रहा, यानी कि किसी को, चाहे वो फैमिली को देखे या फिर सोसाइटी के किसी भी मेंबर्स को देखेंगे, तो आप मोटिवेट होकर के आप अपने में क्या करते हैं, एक स्पेशल कैपेसिटी और स्पेशल जो आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं वो आपने अपने में क्या किया है, गेन किया है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, बच्चे की क्या कहलाएगी, अभिक्षमता कहलाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, तो ब्रूनर का कॉन्सेप्ट आप सभी बिल्कुल लिए होंगे कि ब्रूनर की जो मतलब कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से जो है ये कैसे मिलती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मिलती है। जैसे कि जीन पियाजे ने कितने अवस्थाएं दिए हैं, विकास के 4 अवस्थाएं दिए हैं, जिसमें कि संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ हमें ब्रूनर के अनुसार बच्चे देखने हैं, तो यहाँ हम एक ही बात देखेंगे कि ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर ही, ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक जो है विकास सिद्धांत को क्या किया था, जीन पियाजे का अपनाया था, और उन्होंने स्वतंत्र रूप से क्या किया था, यानी कि उसी के आधार पर, यानी कि बच्चे में जो है प्रतिबिंब, यानी कि एक छवि जो होती है, यानी कि जिसे हम वस्तु अस्थायित्व की बातें कहते हैं, तो ये गुण जो है वो किसमें आ जाते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि बच्चे एक प्रतिबिंब मतलब कि के कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन से व्यक्तित्व, यानी कि कौन पर्सनालिटी के ऐसे मतलब की क्वालिटी है जो कि सिद्धांत से, यानी कि पर्सनालिटी के थ्योरी से जो है वो कोरिलेट नहीं है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहला है आइसेंक, फिर है फ्राइड, अल्पोर्ट, कैटल, बताया जाए। तो देखिए मतलब कि कोई एक ऐसा है जिसका कि व्यक्तित्व के गुण, यानी कि व्यक्तित्व से इनका कोई संबंध नहीं है, व्यक्तित्व जो है के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। तो यहाँ आप सिगमंड फ्राइड का नाम जानते होंगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड का जो है इन्होंने मतलब कि व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो सिगमंड फ्राइड जो है ये क्या थे, यानी कि सिगमंड फ्राइड मनोसामाजिक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी आइसेक, अल्पोर्ट, कैटल, ये सब के जो है व्यक्तित्व में अपने अपने डेफिनेशन और अपने अपने विचार को क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मनोविज्ञान शाला, जिसको कि हम साइकोलॉजी लैब कहते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी लैब जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, इनको याद रखिएगा। ये साइकोलॉजी जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में क्या है भाई स्थित है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 चलिए कह रहा है जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे होगा, वनमानुष से होगा। ठीक है, कोहलर का अंतरसूज सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि आपका थ्योरी इनसाइट थ्योरी, कोहलर्स इनसाइट थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो जिनमें कि कोहलर महोदय ने क्या किया था, बंदर, मतलब कि बंदर नहीं बोलेंगे आप, चिंपैंजी यानी कि वनमानुष पर क्या किया था, एक प्रयोग किया था जिनका नाम था सुल्तान। ठीक है, चलिए तो इसको अंतरसूज का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए बाकी कुत्ते पर कौन किए थे, पावलाव किए थे, कुत्ते पर पावलाव किए थे, बंदर और मुर्गी पर भाई अभी नहीं कुछ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है बताइए। तो अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम के विभिन्न प्रकार के स्थितियों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कभी हम बहुत अधिक मतलब सीखते हैं तो हमारा अधिगम पठार एकदम ऊपर रहता है, शीर्ष पर रहता है। अगर हम कुछ मतलब कि उद्देश्य की प्राप्ति करने के बाद उन सारी बातों को अगर छोड़ देते हैं तो हमारा पहले विकास बहुत ज्यादा था, फिर क्या हो जाता है, अधिगम का विकास पठार क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। यानी कि जो उनके ग्राफ होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अधिगम का सरल रेखीय पठार, ठीक है, सरल रेखीय वक्र होता है, उसके बाद नतोदर वक्र होता है, उत्तोदर वक्र होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है अधिगम के क्या होते हैं, पठार होते हैं। तो अब आप बच्चे ये बताइए कि इसमें जो है आप किसके साथ जाने जाएंगे। तो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम यहाँ होगा, अभिगम नहीं होगा भाई, अधिगम में अवरोध, ठीक है, और अधिगम में समाप्ति, अधिगम की समाप्ति। तो अवरोध नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगा, दोष नहीं होगा। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, यानी कि अवरुद्ध वर्धन का मतलब है कि रुक रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर विकास कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं तो विकास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो फिर डाउन जा रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम का पठार जो है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इनके बारे में आप बताएंगे, स्किनर है कि हल है कि पावलाव है कि थॉर्नडाइक है। जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप सभी अगर बिल्कुल पता है तो बताइए। तो देखिए द बिहेवियर यानी कि व्यवहारों पर किया था किसने, तो जिसमें कि क्रिया प्रसूत अनुसंधान क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है, जो कि स्किनर के द्वारा किया गया था। यानी कि चूहे, पहला प्रयोग हुआ था चूहे पर और दूसरा प्रयोग हुआ था कबूतर पर। ठीक है, तो ये बुक लिखने वाले भी कौन है, स्किनर है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो स्किनर महोदय हैं। ठीक है, आप सभी बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर बच्चों में सही व्यवहार को ट्रेनिंग के रूप में अगर देना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या होगा, क्या उसे प्रशंसा करनी चाहिए, क्या उन्हें दंड देना चाहिए, क्या उन्हें पुरस्कार देनी चाहिए,
क्या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए? सबसे बढ़िया क्या होगा आप ये बताइए। ठीक है, तो अगर अच्छे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि प्रशंसा दंड तो भाई नहीं होगा। ठीक है, बाकी पुरस्कार सब हो सकता है। तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण यानी सही व्यवहार का अगर आप प्रस्तुतिकरण करते हैं ऐसे बच्चों में, तो इससे क्या होगा, बच्चों में प्रशंसा के भी वो पात्र बनेंगे और पुरस्कार से भी वो क्या होंगे, यानी कि नवाजे जाएंगे, यानी कि पुरस्कार भी उसे दिए जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सही व्यवहार का क्या करना है, प्रशिक्षण करना। जैसे कि आप अगर एक टीचर हैं तो आप बच्चे को अगर अच्छे बिहेवियर से कोरिलेट करना चाहते हैं तो आप एक टीचर होने के नाते अपने व्यवहार को पहले आप क्या करेंगे, बच्चों के सामने अच्छे बनाएंगे। ठीक है, बच्चे आपको क्या करते हैं, यानी कि अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं और आपके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के आधार पर बच्चे अपने चरित्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना बिल्कुल जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है किस पर? ठीक है, तो यह जेम्स लैंग की बात जब हम देखेंगे तो जेम्स लैंग के अनुसार जो है विश्व के प्रत्यक्षण पर नहीं, अन्य संवेगात्मक अनुभव में प्रत्यक्षण पर नहीं, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट हम देना चाहेंगे कि ये जो जेम्स लैंग है, तो जेम्स लैंग ने जो एक मतलब कि अपना संवेगात्मक अनुभव जो बताया था, बोला शारीरिक लक्षण के आधार पर ही क्या होता है कि बालकों में विभिन्न प्रकार की सांवेगिक क्रियाएं होती है। ठीक है, तो जो कि उनके हर लक्षणों को क्या करता है, यानी कि प्रस्तुत करता है। तो इसलिए यहाँ आप राइट आंसर क्या जाएंगे भाई, यानी कि शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वाधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है अनुदेशीय सामग्री का यथोचित संगठन, दूसरा है उत्तम उदाहरण स्थापित करना और रोल मॉडल बनना, नहीं भाई, शिक्षण सीखने के लिए तैयारी करना, और चौथा है सक्रिय भागीदारी। तो अब एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए भाई? ठीक है, तो जैसे कि क्या है कि आप एक टीचर है, मान के चलते हैं, तो आप एक टीचर हैं तो कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो डायरेक्ट बच्चे को बताते नहीं हैं, पहले उनके आप क्या लेते हैं, मतलब कि उनके विभिन्न प्रकार के अनुभव लेते हैं कि बच्चे कितने जानते हैं। ठीक है, तो वहां जब आप अनुभव देते हैं या बच्चे को वो चीज बताने के लिए जब आप क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि बताओ होगा, ये होगा, हिंट देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। ठीक है, तो यह उपागम किस सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है? तो इसके लिए टीचर को क्या रखना होगा भाई, टीचर को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी न, ऐसा नहीं कि अनुदेशन सामग्री का यथोचित संगठन हम करेंगे तभी होगा, या रोल मॉडल बन जाएंगे कि बच्चे हमें फॉलो करे या ये करे वो करे, ऐसा नहीं। ठीक है, ये भी सब है, लेकिन जब तक सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक ये सारी एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि, अधिगम का संवर्धन के बारे में पहले भी बताया है, संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, तो संवर्धन अधिगम में वृद्धि तब हो सकता है जब क्या होगा? ठीक है, तो पहला है कक्षा में दुनिया की वास्तव परिस्थिति से अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थी की मनोस्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति। ठीक है, चलिए उसके बाद है दूसरा, कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्रों का उपयोग हो, नहीं। फिर है शिक्षक विभिन्न तरह व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण दे, नहीं। कक्षा में आवधिक जांच में उचित आकर्षण हो, नहीं। तो अधिगम का संवर्धन तभी हो सकता है, लर्निंग का डेवलपमेंट तभी हो सकता है
जबकि बच्चे को हम दुनियादारी के वास्तविक चीजों से, वास्तविक परिस्थितियों से हम क्या करेंगे, अवगत कराएंगे, जिससे कि बच्चे अपने मन स्थिति में लाकर उसे क्या कर सके, यानी कि एक दूसरे के प्रति समाधान पर आधारित कर सके। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में है कि आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो शिक्षक का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होगा ये आपको बतानी है। पहला है, क्या विषय वस्तु होना चाहिए, नहीं। ठीक है, शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, नहीं। छात्र और शिक्षक के बीच संबंध बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और विद्यालय के फर्नीचर की बात नहीं। तो पहले तो संबंध अच्छा होना चाहिए, तब भाई आपके अंदर कितनी नॉलेज है या आपके पढ़ाने के क्या सिस्टम है, तब ये मायने रखते हैं। ठीक है, आप बच्चे की भावनाओं को समझ लेते हैं, बच्चे के हर तरह के प्रॉब्लम को आप समझ लेते हैं, तो ये सबसे पहले टीचर की क्या होती है भाई, यानी कि मेन रोल होता है, मेन भूमिका होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और यहाँ और परामर्श है। सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन यानी जिसको हम गाइडलाइन कहते हैं, और परामर्श यानी कि काउंसलिंग है, क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन हम देखेंगे। कह रहा है कि समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, बिल्कुल सही। अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, हाँ, लर्निंग में जो भी बैरियर आ रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, बिल्कुल, और इनमें से सभी। तो ये सारों ऑप्शन क्या है, सही है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ठीक है, कौन सा एक सही क्रम है ये आपको क्या करना है, पता करना है। और ये जो है मतलब कि कहिए कि बच्चे का जो विकास होता है, तो ये विकास की क्या है, यानी कि अवस्थाओं की ओर क्या कर रहा है, अग्रसर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम सही क्रम को देखेंगे। तो क्या अंडाणु से शुक्राणु, शुक्राणु से ब्लास्टोसिस होगा या युग्मनज तब बनेगा, तो नहीं भाई। तो पहले अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि ये मतलब कि ओवम और स्पर्म, ओवम और स्पर्म ये आपस में क्या होंगे, यानी कि क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं, और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, यानी जिसको हम युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज जो है वो कौन सी प्रोसेस करता है, ब्लास्टोसिस्ट करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किसी इनमें से कोई एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पर्सनालिटी को 3 भागों में क्या किए हैं, वर्गीकृत किए हैं, जिसमें कि कहा गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ये आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो पहला है क्रैचनर, दूसरा है युंग, तीसरा है सेल्डन और चौथा है स्प्रेंजर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देंगे, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी की का कॉन्सेप्ट जो है युंग महोदय ने दिए हैं। ठीक है, युंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के
सोपान है यानी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ये देखना है कि ये सारे चीजें आपने देखे, तो यहाँ देखिए भाई, सबसे पहली बात कि ऊ से उदाहरण होता है। ऊ से क्या होता है? उदाहरण होता है। ये पहले हमें क्या करने हैं? जानने हैं। तो आपको हम बताए थे कॉन्सेप्ट कि उदाहरण से फिर अब यह नियमीकरण है भाई, नियम की ओर। तो उदाहरण से नियम की ओर ये होता है आगमन विधि। क्या हो जाता है? आगमन विधि। जबकि निगमन विधि नियम से तब उदाहरण की ओर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी अंतर्दर्शन बहिर्दर्शन विधि ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में बच्चा क्या है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों को आंतरिकीकरण में होता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि फ्राइड महोदय ने जो है वैल्यू के मतलब कि इंटरलाइजेशन के लिए क्या कहा है कि इदम अहम परा अहम या परिस्थिति, बताइए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे? परा हम नहीं होगा, परा अहम होगा यहाँ। ठीक है, और छूट गया है, टाइपिंग एरर है। चलिए, क्या है? परा अहम। तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में क्या होगा? परा अहम, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सुपर ईगो कहते हैं, सुपर ईगो। ठीक है, तो यानी कि अगर वैल्यू का आंतरिकीकरण है तो ये किस में होता है? तो सुपर ईगो, जिसमें कि आदर्श की बात होती है, जिम्मेवारी की बात होती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है, या किसी फैमिली वगैरह के लिए क्या होती है? चिंता की बात होती है। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा अहम है, जो कि सबसे अच्छा क्या माना जाता है? मूल्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं बना सकता हूं। तो ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? फ्रीमैन ने कहा कि न्यूमैन ने कहा कि वाटसन ने कहा कि होल्जिंगर ने कहा, बताइए। ठीक है, तो यहाँ आपको याद होगा कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ एक चीज हमेशा याद रख सकते हैं। तो होल्जिंगर पहले तो आप क्या कीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, होल्जिंगर में आप नहीं जाएंगे, तो वाटसन महोदय ने कहा था भाई। ठीक है, वाटसन महोदय ने कहा था कि तुम मुझे मतलब कि कोई भी मतलब कि बालक दो, मैं उसे वही बनाना चाहता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। अगर डॉक्टर का बेटा है, उसको चोर बनाना हम चाहेंगे तो उसको हम चोर बना सकते हैं। ठीक है, अगर चोर का बेटा है, उसको हम डॉक्टर बनाना चाहें तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पुलिस बन सकता है। आई बात समझ में? तो जो मेरा इच्छा करेगा वो हम बना देंगे, ऐसा वाटसन महोदय ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल क्या है? सही है कि वंशानुक्रम जो होते हैं ये माता पिता से जो है उनके संतानों में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल। यानी कि विकास जो है किसी प्राणी का उनके वातावरण और क्या है? उनके प्राणी का, यानी कि अनुवांशिक और क्या बोलिए वातावरण, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या है? एक रिजल्टेंट है दोनों के इंटरेक्शन का। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, तो ये भाई नहीं है। ठीक है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये बिल्कुल सही है डेफिनेशन। तो जब भी हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो जो हमारे सही होते हैं ना
वो चीज गलत हो जाते हैं और गलत वाले सही हो जाएंगे, यानी निगेटिव के क्वेश्चन जो होते हैं निगेटिव ऑप्शन वाले होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे 119। 119 है साहचर्य के नियम है। ठीक है, तो साहचर्य के कौन से नियम है ये आपको बताना है। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, या ये सभी। तो देखिए साहचर्य यानी कि जिसको एसोसिएशन कहते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में भाई क्या होगी, यानी कि इक्वलिटी तो होगी ही, समानता होगी ही, समीपता होगी ही, वैषम्य भी होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सब होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा, एक मिनट, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। तो गेट्स ने क्या कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम हम किसे कहेंगे, सीखना कहेंगे। अधिगम हम किसको कहेंगे बच्चा, सीखना को कहेंगे। ठीक है, चलिए सीखना हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, इनको ऑप्शन देंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ अभिप्रेरण है, समायोजन है, चिंतन है, यानी कि मोटिवेशन नहीं देंगे, एडजस्टमेंट नहीं देंगे, थिंकिंग नहीं देंगे। तो यहाँ आप क्या है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो इस तरह से बच्चे आज हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या किया, डिस्कस किया। तो आप सभी को अगर आज का कॉन्सेप्ट और आज का नॉलेज अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल आप सभी कमेंट कीजिए और अपना सुझाव बिल्कुल दीजिए। और जो भी हमारे नए व्यूवर हैं तो बिल्कुल, और जो ऐसे बच्चे जो इस बार बीएड एंट्रांस और डीएलएड एंट्रांस की तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल हम जो है हमारे स्वामी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।